दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की कंट्री है और डेमोक्रेसी में मतदान डेमोक्रेसी की आत्मा समझी जाती है। लेकिन अब हमारे गवर्नमेंट पीएम मोदी ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए जिसके कारण लगता है कि देश में लोकसभा और देश में सभी राज्यों की विधानसभा, पार्लियामेंट, विधानसभा तथा पंचायत और नगर निगमों के चुनाव लगभग एक साथ होने वाले हैं। और ये दो संकेत, पहला संकेत, रामनाथ कोविंद अध्यक्षता में बनाएगी एक स्पेशल समिति जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। और दूसरा संकेत, पीएम मोदी द्वारा बुलाए गए 18 सितंबर को संसद का स्पेशल सेशन। संसद के इस स्पेशल सेशन में 18 सितंबर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी लागू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है हमारे ऑपोजिशन के सामने से। ऑपोजिशन इस फैसले को लेकर कभी भी एक मत नहीं है और ये लगातार इसका विरोध कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन को। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है क्योंकि ये इतना बड़ा मूव है, इसलिए गवर्नमेंट को 50% स्टेट की अनुमति लेनी पड़ेगी। स्टेट की अनुमति के साथ ही वो काम कर पाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट इसको लेकर अपनी अप्रतिक्रियाएं जता चुके हैं, अपनी जो खिलाफ है वो जता चुके हैं। तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ब्रीफली क्या है, और आईएनडीआई ब्लॉक क्यों इसका विरोध कर रहा है। क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मोदी गवर्नमेंट इसे अपने 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में लेकर भी चलती है, और क्या अब इस लागू होने में क्या क्या दिक्कत, क्या क्या चैलेंज आएगी, वो भी समझने का प्रयास करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। आई एम प्रदीप राजपूत एंड आई विल से दिस वीडियो इज गोइंग यू fully understand the वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी। ये देश में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बिग चेंज इन आवर कंट्री, और पीएम मोदी रेडी टू इंट्रोड्यूस वन नेशन वन इलेक्शन। और पीएम मोदी ने ऐसे संकेत दे चुके हैं। पहला संकेत रामनाथ कोविंद द्वारा और रामनाथ कोविंद की समिति, और दूसरा पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन द्वारा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। संविधान में लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य एक्ट में बहुत ही चेंज करने पड़ेंगे, और इसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड हमें दोनों को ही लेकर चलना पड़ेगा। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम इन दोनों साइडों को आज जानने का प्रयास करते हैं। पहली बात करते हैं कि हमें हमारे देश को वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी की क्यों आवश्यकता है। वाई वी नीड वन नेशन एंड वन इलेक्शन। लेट्स चलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि पहला इसका ब्रीफली मतलब ये होता है कि हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, देश की पंचायतें एंड देश की म्यूनसिपल काउंसिल में इन सभी का चुनाव लगभग एक वर्ष में, या फिर बात करें तो कुछ ही महीनों के भीतर हमारे देश में कंडक्ट किया जाए। इसे बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि देश के सभी इलेक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ किए जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे देश को इसकी क्या आवश्यकता है, नीड ऑफ द इलेक्शन। पहले बात करते हैं कि जब भी हमारे देश में इलेक्शन होते हैं तो हमारे देश के राजनेता अपने प्रचार में लग जाते हैं। सीएम और पीएम अपने स्टेट या फिर अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी स्टेटों में जाते हैं प्रचार करने के लिए, और बहुत सा टाइम वहाँ पर लगा देते हैं। अपना पॉलिटिशियन, अपनी गवर्नमेंट, उसमें एक समय प्रचार में उनका काफ़ी टाइम लग जाता है। प्रचार में उनकी नीति भी, उनकी पॉलिसी भी अब उसी अनुसार तय होती है ताकि वो लोगों को उस चुनाव में लुभान्वित कर सके, और इसी प्रकार की नीति वो उस समय अपनाते हैं। और तीसरा, उनका भाषण भी अब उसी तरह से तय होता है। जब नॉर्मली भाषण प्रोग्रेस से रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन चुनाव के टाइम में, प्रचार के टाइम में उनका भाषण कटु और काउंटर करने के लिए हो जाता है, विरोधी पार्टियों को काउंटर करने के लिए हो जाता है, बकायदा वो देश की नीति को आगे बढ़ाने को लेकर। अब एक इलेक्शन में हमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। पहला पब्लिक मनी, पब्लिक फंड का, दूसरा फोर्स का, और तीसरा टाइम का। और मानिए वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इन तीनों पॉइंटों को चेंज करने में काबिल है, इन तीनों पॉइंटों को चेंज करने में सक्षम है। और ये हमारे देश में पहली बार नहीं हो रहा। 1954 एंड 1967 में भी हमारे देश में सभी लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों के चुनाव एक साथ किए जाते थे। लेकिन 1967 में केरला गवर्नमेंट द्वारा जो डिसॉल्व होने के कारण बाद में ये कंटिन्यू चलता रहा, और आज लगभग हर साल में या 2 साल के भीतर किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन होता है, किसी ना किसी पंचायतों का इलेक्शन होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में ही चला जाता है।
अब बात करते हैं पहला मनी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। अब इसको एकदम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहला, इलेक्शन में पब्लिक मनी को लेकर के हम बात करते हैं। पब्लिक मनी को लेकर बात करते हैं तो हम इसमें दो मेजर डिवाइडेड कर देते हैं। पहला पब्लिक मनी और दूसरा गवर्नमेंट यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को इससे क्या फंड प्राप्त होता है, इससे क्या सुविधा प्राप्त होती है, उसी को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं पब्लिक फंड को, यानी कि एक इलेक्शन कराने में भारत की जनता का कितना पैसा यूज़ किया जाता है। नॉर्मली बात करते हैं, मैं आपको 2019 का ये आंकड़ा देता हूँ। पहली बात, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का देश है, तो इसमें चुनाव कराना सचमुच में एक अच्छा, एक खर्चीला काम है, एक श्रम का काम है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि दो लोकसभा इलेक्शंस का। अब आप विधानसभा इलेक्शंस का अनुमान कीजिएगा प्लीज़। लोकसभा इलेक्शन में 2009 में लोकसभा इलेक्शन के चुनाव में 1483 करोड़ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 1483 करोड़ रुपए। 2014 में यह रकम 3 गुना बढ़ी और कीमत बढ़ी 3870 करोड़ रुपए। जबकि 17वीं लोकसभा में यानी कि 2019 में यह रकम खर्चा 6500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और यह केवल एक लोकसभा के बारे में। हमारा देश में 28 स्टेट है, 28 विधानसभा है। अब इसका खर्च आप अनुमान कीजिएगा। उसके बाद में पंचायतें, म्यूनसिपल काउंसिल, उन सभी इलेक्शनों के खर्चों के अगर आप अनुमान भी लगाए जाए तो कम से कम ये आंकड़ा 100 करोड़ के पार होगा। और 6500 करोड़ हमारे देश की लोकसभा का इलेक्शन कराने में खर्च लगता है। नाउ बात करते हैं अब एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, लगातार ये बढ़ता रहेगा ग्राफ, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे साधन और होते हैं, उस साधन में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाता है और ऐसे ही इनका खर्चा लगातार बढ़ता रहेगा। अब हम बात करते हैं इस सिक्के के दूसरे पहलू की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आई थिंक, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड। जैसे ही हमारे देश में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाला फंड या फिर मिलने वाला डोनेशन ज़्यादा होने लग जाता है। मिलने वाला डोनेशन ज़्यादा इसलिए क्योंकि उस समय पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत होती है और बिजनेसमैन, लीडर्स, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे इनकी हेल्प करके इनको डोनेट करते हैं और बाद में ये अच्छी तरीके से जानते हैं इनको अपना पैसा कैसे निकालना है। तो जैसे जैसे हमारे देश में इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन बढ़ते हैं, उसी के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंड और डोनेशन भी हमारे देश में इंक्रीज होता है। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने में बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, माफिया और मोर ऐसे इलीगल काम करने वाले लोग इनको डोनेशन अपेक्षाकृत ज़्यादा देते हैं। हालांकि सपोर्टर भी डोनेशन देते हैं, लेकिन एक पक्ष में ये ज़्यादा डोनेशन देते हैं और यह व्यक्ति जानते हैं कि इनके दिया हुआ डोनेशन को वापस कैसे निकालना है। और इसी अनुसार ज़्यादा इलेक्शन होने के कारण, ज़्यादा डोनेशन मिलने के कारण हमारे देश में ज़्यादा करप्शन भी बढ़ता है। यह है सिक्के का दूसरा पहलू। ना अब बात करते हैं हमारे दूसरे मेजर फैक्टर के बारे में, यानी कि फोर्स और लेबर के बारे में, सॉरी फोर्स और श्रम के बारे में। हमें कितना फोर्स लगना पड़ता है। पहली बात करते हैं हमारे मिलिट्री ऑफिसर के बारे में, यानी कि पुलिस फोर्स के बारे में। जब कहीं पर भी इलेक्शन होता है तो उसे बाकायदा सिक्योरिटी से प्रूव करना पड़ता है और बार बार इलेक्शन होने के कारण हमारे देश के सिक्योरिटी पर्सनल को अपना समय वहाँ पर ज़्यादा लगाना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य भी वहाँ पर ज़्यादा फोकस में हो जाता है। बाकायदा देश के सर्वांगीण विकास के बारे में या फिर अन्य विकास के बारे में अपना फोकस हटा करके बात करते हैं। अब बात करते हैं द सेकंड, यानी कि टीचर इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपने आसपास देखा भी होगा, जैसे ही हमारे देश में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, हमारे देश के टीचरों की नौकरी इलेक्शन में लग जाती है। ईवीएम को कलेक्ट करना, ईवीएम को संभालना, ऐसे और अन्य कार्य में हमारे देश के टीचर की नियुक्ति ज़्यादा की जाती है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बार बार डिस्टर्ब होती है। नॉर्मली एक इलेक्शन कराने में सभी प्रकार के इलेक्शन, राज्य विधानसभा, लोकसभा या फिर म्यूनसिपल काउंसिल या फिर नगर निगम के बारे में बात करें, उन सभी इलेक्शनों में टीचर अपनी भूमिका निभाते हैं और टीचर की भूमिका निभाने के कारण बच्चों का जो समय है, जो पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो समय कहीं ना कहीं व्यर्थ का वेस्ट हो जाता है। यह एक मेजर कंसर्न होता है। उसके बाद में अदर डिपार्टमेंट की बात करें तो अदर डिपार्टमेंट जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या फिर अन्य ऑफिस के लिपिक कर्मचारी, वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं
और अपनी सेवाएं देने के कारण वो अपने डिपार्टमेंट पे फोकस नहीं कर पाते, जिसके कारण एक इलेक्शन के कारण अन्य सभी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना टाइम वहाँ पर नहीं दे पाते जहाँ पर उन्हें देना चाहिए था। नाउ बात करते हैं टाइम की, तीसरे फैक्टर के बारे में, टाइम की। यह बार बार इलेक्शन होने के कारण उसमें अत्यधिक टाइम लगता है, और हमारे देश में लगभग अमूमन सारे वोटर्स अपने रहने वाले स्थान से बाहर जाकर अपना सोर्स का साधन करते हैं, कमाई का साधन करते हैं। कोई गांव का है तो वो सिटी में जाकर कमाई करता है, कोई सिटी का है तो वो दूसरी सिटी में जाकर, या फिर कोई अंदर स्टेट पे जाकर उसमें काम करता है। लेकिन जब हमारे यहाँ पे सरपंच का चुनाव होता है तो सरपंच वहाँ पर उन्हें फंड कर देता है कि हाँ आप आओ और यहाँ पर आप अपना वोट प्राप्त कर दो, वोट दे दो। लेकिन अगर म्यूनसिपल काउंसिल इनका चुनाव हो या फिर लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो तो वोटर्स नॉर्मली ये अफोर्ड नहीं कर पाते, और बार बार चुनाव होने के कारण वोटर्स उनमें शामिल नहीं हो पाते, जिसका अत्यधिक वोटर्स का टाइम खर्च होता है, एंड दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ द टाइम। उसमें वेस्ट ऑफ टाइम होता है, और जो बाहर रहते हैं, अपने टाउन से बाहर रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा कंसर्न माना जाता है, जिससे मतदान में उनकी ज़्यादा भागीदारी नहीं हो पाती, और इसी कारण हमारे यहाँ पे मतदान 60 से 70% के बीच में रहता है, इवन 50 से 60% के बीच में रहता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि हमारे देश में जो बाहर ज़्यादा जाते हैं कमाने के लिए, अपने गांव से, अपनी सिटी से, अपनी स्टेट से बाहर अर्न करने के लिए जाते हैं, और बार बार आना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या केवल पीएम मोदी का ही सपना है, या फिर केवल बीजेपी पार्टी का ही सपना है, या फिर इसे कोई अन्य समितियों द्वारा सिफारिश की जा चुकी है, कोई लॉ कमीशन द्वारा सिफारिश की जा चुकी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 1952, 1957, 1962 एंड 1967 इन चार चुनावों का आयोजन हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा का आयोजन एक साथ हुआ था, यानी कि साइमल्टेनियसली हुआ था। लेकिन 1967 में केरला गवर्नमेंट के डिसॉल्व होने के कारण केरला गवर्नमेंट अलग हो गई, और बाद में यह प्रक्रिया चलती ही गई, और अंत में आते आते आज रिजल्ट हमारे सामने है, 2023 का रिजल्ट। अब बात करते हैं अन्य समिति या फिर कानून के रिकमेंडेशन, जिसके उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू करना चाहिए। पहली बात करते हैं चुनाव आयोग। हमारे देश में चुनाव कराने की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, और चुनाव आयोग ने अपनी 1983 1983 की रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग की है। दूसरी मांग 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की मांग की है, और 2018 में भी विधि आयोग ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इस पर अपने मत प्रस्तुत किए हैं। अब बात करते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू हो जाती है तो संविधान में, भारत के संविधान में क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे, क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, उसको लेकर बात करते हैं। इसमें बात करते हैं, हमारे पास फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा की अध्यक्षता में 8 लोगों की समिति बनाई जा चुकी है, और उनका रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के कारण संविधान में क्या क्या बाहरी चेंज करने पड़ेंगे उसको लेकर हम बात करते हैं, या फिर संविधान में वो कौन से ऐसे आर्टिकल है जिनको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन को चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। पहली है आर्टिकल नंबर 83, जो कि संसद के सदनों की अवधि तय करती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की अवधि को लेकर संबंधित होती है, जिनमें 5 साल का प्रावधान है। आर्टिकल 85, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा को विघटन के से संबंधित प्रावधान है, आर्टिकल 85। आर्टिकल 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है, उसमें भी 5 साल का टेन्योर कहा जा चुका है। एंड हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 174 में, यानी कि 174 में राज्यसभाओं के विघटन से संबंधित है। और इसको लेकर के सबसे हट करके एक महत्वपूर्ण आर्टिकल 356, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी काम करना बंद कर दे तो राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और राष्ट्रपति राज्यपाल की सहायता से उस राज्य में शासन करता है। ये तमाम परिवर्तन हमारे भारतीय संविधान में करने पड़ते हैं, या फिर उनको वन नेशन वन इलेक्शन के सामने ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का चैलेंज है। अब बात करते हैं एक्ट को लेकर के। पहला एक्ट आता है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। इसमें भी ठीक ठाक चेंज करना पड़ेगा, ये भी ठीक ठाक चैलेंज देगा वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को। और दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो नियम है, जो जो उनके नियम है उसको में परिवर्तन करना पड़ेगा, उनके टेन्योर को कम करना, बढ़ाना या विघटन करना, जो कि कमेटी तय करेगी, उनके रिकमेंडेशन क्या है वो मैटर करेंगे।
अब बात करते हैं हमारे देश के विपक्ष में ऑपोजिट पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है और इसका विरोध करने का क्या पीछे कारण हो सकता है। पहले बात करते हैं ऑपोजिट पार्टी क्यों विरोध कर रही है, उसका हम दूसरे टाइम पे बात करेंगे, सेकंड पहलू पे बात करेंगे। पहला, इसके जो नेगेटिव पक्ष है उसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिव पक्ष के बारे में बात करते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो पहला इसमें नेगेटिव फेस आता है कि हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के एक्ट में विभिन्न चेंज करने पड़ेंगे और मैनी चेंज करने पड़ेंगे। इन चेंज को करने की आवश्यकता में हमारे कम से कम 50% राज्यों की सहमति आवश्यकता पड़ेगी। और यह देश की गवर्नमेंट और इवन पीएम मोदी के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे अपनी पॉलिसी द्वारा 50% स्टेट को इस वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी की टेबल पर सभी राज्यों को एक साथ लेकर आएंगे और सभी पार्टी को एक साथ लेकर आएंगे। दूसरा बड़ा चैलेंज ये हो सकता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लगेगी तो इवन सेंटर के जो चुनाव है वो ज़्यादा मैटर करेंगे, उनका महत्व अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा, जिसके कारण हमारे देश के जो लोकल इशू है वो कहीं ना कहीं अपना इम्पोर्टेंस ख़त्म कर देगा। और भारत एक विविधतापूर्ण देश है, भारत एक विविधता समाहित है। हर हर क्षेत्र में उसके अलग अलग मैटर है, उसके अलग अलग इशू है। यदि सेंटर के इलेक्शन ज़्यादा प्रभावी हो गए तो कहीं ना कहीं लोकल इलेक्शन अपनी इंपॉर्टेंस खो देंगे। कमेटी इस पर भी क्या अपना फैसला मत देगी, वह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी बात करते हैं गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करती है तो जनता का यह हक होता है कि उस गवर्नमेंट को अपनी वोट की पावर के द्वारा उस गवर्नमेंट को चेताए या उस गवर्नमेंट को जवाब दे, उस सरकार को जवाब दे। लेकिन जब हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू होगी, यानी कि केवल एक बार ही चुनाव होगा 5 साल में पूरे कंट्री में, तो जनता की अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी और जनता अपना जो विरोध है वो वोट के माध्यम से दर्ज नहीं करा पाएंगे। ये भी एक मेजर चैलेंज है। और चौथा सबसे मेजर चैलेंज है कि मोर इक्विपमेंट एंड मोर एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें ईवीएम, फोर्स लेबर एम्प्लॉय, सभी इन सभी प्रकार की कार्मिकों की आवश्यकता, और उसी के साथ साथ जो साधन है, ईवीएम मशीन्स है या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ना बात करते हैं कि हमारे देश का अपोजिशन पार्टी यानी कि विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विपक्ष ने एक ब्लॉक बना रखा है, विपक्ष वो ब्लॉक का नाम है INDIA ब्लॉक। INDI ब्लॉक में नॉर्मली हम मेन लीडर का विचार प्रस्तुत करेंगे। पहले लीडर आते हैं हमारे राहुल गांधी जी, जो कि INDI और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर के रूप में है, वो बात करते हैं। उन्होंने अपने मत प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत, यानी कि भारत के पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि एक संघवाद का स्ट्रक्चर देता है कि भारत जो है वो एक बड़ा देश है और अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उन्हें राज्यों में विभक्त किया गया है। यह पहला आर्टिकल के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी यूनियन ऑफ द स्टेट पर ये अटैक है, भारत के फेडरलिज्म पर ये अटैक है। जयराम रमेश का भी कुछ इसी तरीके का कहना है और वो कहते हैं कि कमेटी में पूरी तरह से पहले ही तय हो चुका है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। दूसरे सबसे बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करें तो उन्होंने भी अपना असहमति प्रस्तुत की है और उन्होंने भी कहा है कि इसमें हमें क्या प्राप्त होगा और वन नेशन वन इलेक्शन की जगह हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ध्यान देना चाहिए, और इनका इस प्रकार से मत है अरविंद केजरीवाल का। नॉर्मली वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भारत के सदन में सबसे महत्वपूर्ण स्टेट तमिलनाडु के सीएम ने भी अपना मत देते हुए कहा कि ये भारत के वन नेशन वन इलेक्शन पोल भारत के संघवाद के ढांचे के खिलाफ है, यानी कि ये स्टेट को कम महत्व देगा और सेंटर की पावर बढ़ा देगा, यानी कि संघवाद के खिलाफ है। इन्होंने भी अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया। लेकिन एक ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए एक खुशखबरी ये शामिल हो सकती है। प्रशांत किशोर, जो कि INDI ब्लॉक के एक बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को गुड इंटेंशन के साथ लागू की जाती है तो मैं इसका ज़रूर सपोर्ट करूंगा। इनका कुछ इस तरह से कहना है। थैंक यू। आज का हमारा वीडियो यहीं पर ही अंत होता है। मैं आशा करूंगा पूरे तरह के जो पहलू है उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया गया है। यदि कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और कमेंट में उसे अपना सुझाव देकर आप बराबर करिए। अपने कमेंट वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या सजेशन है, वो भी कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी आप अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट लगातार प्रोटेस्ट पे बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।